afternoon, all of you. I'm audible all. Good afternoon, all of you. I'm audible. Response me quickly. I'm audible. Good afternoon. Good afternoon, Anushka. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Janvi. Aditya, Nandini. Very good afternoon. Okay, बेटा. चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन हम लोग. बहुत से स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं किए हैं. हाँ तो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एविडेंस जो है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे. एविडेंस में हम लोगों ने यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी देखे थे. आपको याद होगा, याद है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमने जाने थे क्या चीज, कि ऑल वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो होता है जिसमें बहुत से कॉमन फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं. जनरली ये एडल्ट में जो है एब्सेंट होते हैं. इसी तरह से ऑल वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो, जैसे हम ह्यूमन की भी हम बात करें तो ये जो डेवलप होता है तो उसमें वेस्टिजियल गिल स्लिट जो होती है, ये देखो बेटा, ये गिल स्लिट दिख रहा है आपको, ये इस तरह से ये देखने को मिलता है. जस्ट ये जो हेड है, हेड के पीछे साइड में, जस्ट बिहाइंड द हेड जो है ये प्रेजेंट होता है. बट ये गिल स्लिट हमारे इसमें भी होती है और मछलियों में भी होती है, बट ये जो फंक्शनल जो रहेंगी वो सिर्फ मछलियों में रहती है. बट ये चीज हम एडल्ट वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो नहीं होता. तो डेवलपमेंटल पैटर्न जो है, चाहे आप फिश की बात कर लो, सालामंदर की बात कर लो, टर्टिस, चीक, रैबिड, मैन, सभी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक जैसा होता है. वही सिंगल सेल जो जायगोट होती है, उस जायगोट से ही वो क्लीवेज होता है और सेम टाइप का डेवलपमेंट होता है. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से हमको एक चीज ये समझ में आती है कि आप में एनिमल कुछ अलग, ऑर्गेनिजम्स कुछ अलग अलग नहीं है, ये वही है. ठीक है, और हमारा भी जो डेवलपमेंट है वो उनसे ही हुआ है. मतलब हम जो इवॉल्व हुए हैं वो हमारे एंसेस्टर स्पीसीज से ही इवॉल्व हुआ है. ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एविडेंस जो है ये हम लोगों ने देखे थे. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, बट आगे स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार लास्ट स्लाइड का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा एविडेंस वाला, ओके, वो एक बार दिखा देता हूं कि एविडेंस में हम लोगों ने क्या क्या देख लिए हैं और क्या हमारा रह गया था. यही था ना स्लाइड लास्ट वाला, जूम कर लेते हैं इसको. तो एविडेंस में हम लोग इवोल्यूशन के एविडेंस हम देख रहे थे. हाँ, इनिशियल स्टेज में बेटा आर्यन सेम होता है स्ट्रक्चर. तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमने देख लिए हैं, एनाटॉमिकल देख लिए, एम्ब्रियोलॉजिकल भी देख लिए, बायोकेमिकल एविडेंस भी हम लोगों ने देख लिए हैं. आज हम लोगों को फॉसिल्स का स्टडी करना मीन्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और साथ ही साथ बायो जियोग्राफिकल एविडेंस. ये दो एविडेंस हम लोगों को आज के सेशन में देखना है. ठीक है बेटा, तो लेट मी स्टार्ट नाउ. फर्स्ट कौन सा देखेंगे? फर्स्ट पहले हम लोग बायो जियोग्राफिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम फॉसिल्स का स्टडी जो है पैलेंटोलॉजिकल वो हम देखेंगे. तो अभी हम लोग यहाँ पे एविडेंस में क्या देखेंगे? बायो जियोग्राफिकल एविडेंस क्या होता है. बायो जियोग्राफिकल एविडेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब एक लोकेलिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग अडाप्टिव रेडिएशन को हम समझेंगे. किसे हम देखेंगे? अडाप्टिव रेडिएशन को हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आता है एक जगह बदलने की वजह से. तो इसमें हम लोग क्या चीज, डार्विन के कुछ कंट्रीब्यूशन को हम समझने का ट्राई करेंगे. क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बायो जियोग्राफिकल एविडेंस.
अब बायोजियोग्राफिकल एविडेंस जो है, पहली चीज तो देखो बेटा, बायो एंड जियो, दो टर्म दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे जियोग्राफिकल मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, और बायो मीन्स होता लाइफ। तो उस एरिया में जो लाइफ है, क्या चीज, उस एरिया में लाइफ जो है वो कैसे रहेगा वो हम देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है, कहाँ दिया बेटा, ऐसा कहाँ पढ़े रेली आपने, ये वाला पोर्शन कहाँ पढ़े बेटा, एनसीईआरटी में। हाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे। यदि उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे पोस्ट करना, पोस्ट करने के बाद फिर मैं आपको डाउट एक्सप्लेन करूंगा। ओके, वैसे भी कल एक आप लोगों का डाउट सेशन है, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं कल के डाउट सेशन में, यू कैन बट टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी वाले में है बेटा, ओके आई नो, बट उसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में मुझे समझाना पड़ेगा, तब आपको समझेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पैलेंटोलॉजिकल और जियोग्राफिकल एविडेंस हो गया, तो उसके बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है। एक्चुअली उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे को एनसीईआरटी के बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझेगी। उसके लिए मेरे पास स्लाइड रेडी है, ठीक है, स्लाइड मैंने प्रिपेयर कर लिया हूँ उस चीज को समझाने के लिए आपको, बट थोड़ा सा आपको उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से वो क्लियर होगा। ओके बेटा रेली, चलो तो देखते हैं आगे का पार्ट फिर हम जल्दी जल्दी विदाउट डिले किए। तो अभी हम लोग यहाँ पे जियोग्राफिकल एविडेंस का स्टडी कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो जियोग्राफिकल एविडेंस जो है, इसमें हम लोगों को क्या चीज, पर्टिकुलर एक एरिया, एक लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग यदि हमें देखना है तो ऑर्गेनिजम्स जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या चीज, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसका, डार्विन का, किसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, डार्विन का। तो डार्विन का हम एक कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जिन्होंने डार्विन फिंच, एक छोटा सा जो बर्ड होता है, ठीक है, जिसको डार्विन फिंच के नाम से जाना जाता है। तो ये जो डार्विन फिंचेस है, इस पे चार्ल्स डार्विन ने कुछ अपना रिसर्च किया और फाइनली यहाँ पर थ्योरी दी, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के नाम पे इस थ्योरी को आज स्टडी करते हैं। तो आखिरकार क्या है ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए वायलेज ऑन एचएमएस बैगल सीप, ठीक है, क्या चीज, जानते हो वायलेज ऑफ एचएमएस बैगल शिप क्या होता है, हेलो, वायज ऑफ एचएमएस बैगल शिप, क्या चीज है ये, क्या लिख दिया मैंने, वेरी गुड, उनका एक जहाज था, उस जहाज से कहाँ गए वो, हाँ लॉन्ग ट्रिप है बेटा, बहुत लंबी ट्रिप है वो। तो जब वो वहां पे गए तो फाइनली वो गए कहाँ पे, गैलापेगोस आइलैंड पे। गैलापेगोस आइलैंड जो था, छोटे छोटे टापू होते हैं बेटा, यदि हम देखें तो ये
एक 22 आइलैंड का ग्रुप है बेटा, ये छोटे छोटे जो 22 आइलैंड है इसका ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड जो है ये गैलापागोस आइलैंड है, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है ये? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो जब ये वहां पे पहुंचे तो पहुंचते ही फाइनली 20 स्पीसीज उन्होंने देखे स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिसको उन्होंने डार्विन फिंच नाम दिया। ठीक है, जिसको आज हम डार्विन फिंच के नाम से जानते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। 20 स्पीसीज स्मॉल ब्लैक बर्ड की जो थी इस पर उन्होंने क्या किया, स्टडी की। मतलब इसमें उन्होंने देखे कि इसका जो कॉमन एंसेस्टर था वो सीड खाता था। साउथ अमेरिका में ये सीड ईटिंग फिंच के नाम से जाना जाता था। इस बर्ड का जो कॉमन क्या चीज एंसेस्टर है, ठीक है, तो जो कॉमन एंसेस्टर है वो कैसा था? सीड ईटिंग हैबिटेट वाला था। अब सीड ईटिंग हैबिटेट, तो उसकी वजह से जब उन्होंने देखे तो उनका जो बीक बीक जो होता है चोंच, तो बीक का साइज जो था और शेप जो था वो डिफरेंट टाइप का था। तो उन्होंने जब वहां पे उन्होंने देखे कि ये डिफरेंट जो है क्या चीज, जो बीक उन्होंने देखे, तो डिफरेंट टाइप के बीक जो है उसका उन्होंने साइज भी अलग देखे और शेप जो है ये भी अलग था। तो ये किसकी वजह से था? तो ये था ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट की वजह से, अलग अलग एरिया में रहने की वजह से उनका सीड ईटिंग या फिर जो अपना फीडिंग एबिलिटी है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसमें फीडिंग एबिलिटी ऐसा था कि ये डिफरेंट कैसे हुआ, तो इसमें कुछ ऐसे थे जो इंसेक्ट खा रहे थे, एक जो था वो इंसेक्ट ईटिंग वाला था, तो उसका बीक का साइज और शेप अलग हो जाएगा। कुछ ऐसे थे जो फ्रूट्स खाते थे, क्योंकि उनको जैसा फूड मिल रहा है वैसा वो खाएंगे ना। कुछ जो है जो लीफ खा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो ग्रेन्स खाते थे, सीड। तो अलग अलग टाइप का जो फूड था। हाँ, कोई फिश खा रहे थे, तो उसकी वजह से उनका जो बीक का साइज जो था वो चेंज हो गया। तो इस टर्म को हम सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो किसकी वजह से हुआ, तो इसे हम समझते हैं एडाप्टिव रेडिएशन में। आपके एनसीईआरटी में एडाप्टिव रेडिएशन का एक टर्म दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन को हम डिफाइन करते क्या होता है। तो एडाप्टिव रेडिएशन मतलब सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज इवॉल्व होता है डिफरेंट स्पीसीज में, रिक्वायर्ड टू डिफरेंट हैबिटेट ड्यू टू फूड स्पेस एंड कंपटीशन। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। जिसमें जो एडाप्टिव रेडिएशन को लेकर के दो एग्जांपल हमारे पास है, एक तो डार्विन फिंच का है और दूसरा मार्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनका है। तो एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो है डार्विन फिंच, और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कौन है, मार्सुपियल से। ओके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज बेटा, उनका जो डिफरेंट बीक का साइज यदि हम देखें, किसका किसकी बात हो रही है, जो गैलापागोस आइलैंड पे अलग अलग टाइप के फिंच थे, और दूसरा जो मार्सुपियल्स है वो अलग अलग जगह पे जाने की वजह से उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। ओके, तो ये
किस चीज को बताता है? एडाप्टिव रेडिएशन को। तो अब देखो इसको मैं डायरेक्टली आप लोगों को स्लाइड से शेयर करता हूं इंफॉर्मेशन, तो समझेगा आपको क्या है, क्योंकि ये टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी पर बेस्ड है। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन मतलब इवोल्यूशन बाय एडाप्टेशन। सिंपल टर्म, अलग अलग एरिया में जाने की वजह से हैबिटेट में चेंज आया, वहां का वेदर में चेंज आया, उसकी नीड के अकॉर्डिंग स्पीसीज ने, अलग अलग स्पीसीज ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, या फिर एक जगह से जो स्पीसीज इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। किसी को सीड खाने को मिला तो उसने सीड खा लिया, जो सीड खा रहा था तो उसकी चोंच का जो साइज था वो कुछ ऐसा हो गया। कैसा हुआ? ये ऐसा। कुछ फ्रूट्स खा रहे थे, कुछ झाड़ पत्ती खा रहे थे, कुछ इंसेक्ट खा रहे थे, तो सभी में देखो उनका बीक का साइज और शेप जो है वो क्या है? अलग अलग हो गया। तो ये डार्विन फिंच ने गैलापागोस आइलैंड में जब गए तो उन्होंने यही स्टडी की कि जो जियोग्राफिकल एरिया है वो एक पॉइंट से उन्होंने स्टडी करना चालू किए। ओके, देन एडाप्टिव रेडिएशन जो है ये कंसेप्ट यहाँ पे दिए। इसी के साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन मतलब इवोल्यूशन बाय एडाप्टेशन। तो डार्विन फिंच का एक एग्जांपल है, और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इसमें भी रेडिएशन देखने को मिली है। देखो मार्सुपियल्स यहाँ रहते थे, कुछ इस हैबिट में चले गए तो वो टेस्मेनियन वॉल्फ बन गया, कुछ इस हैबिटेट में चले गए तो टाइगर कैट बन गया, कुछ इधर चले गए तो बैंडेड एंटेटर्स बन गया, कुछ इधर चले गए तो मार्सुपियल रेड्स बन गया, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या हुए बेटा? अलग अलग तरीके से अपने इसमें इन्होंने एडाप्टेशन ला दिए। ओके, तो ये अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से उन्होंने क्या किया? अपने अंदर चेंज लाए हैं। और एक आता है बेटा प्लेसेंटल मैमल्स जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, जिसमें एक प्लेसेंटल मैमल्स आ गया और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आ गया। तो मोल्स, फ्लाइंग स्क्वायरर, एंटेटर, बैम्बोट, माउस, ये सारे जो है ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें देखो प्लेसेंटल मैमल्स में कौन कौन आते हैं? मोल, एंटीटर, माउस, लेमोर, फ्लाइंग स्क्वायरर, बॉबकैट, वोल्फ। इधर मार्सुपियल्स, मोल्स, नम्बेट एंटीटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉट क्या है? कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर्स, टेस्मेनियन टाइगर कैट और टेस्मेनियन वॉल्फ। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि ये जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स को दिखाया जाता है और आपको फाइंड करना पड़ता है कि इसमें से ये प्लेसेंटल मैमल्स है या फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको नेम्स जो है ये पूछे जाते हैं, और इसमें ये समझाया, ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन से प्लेसेंटल मैमल्स है और कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ओके, और ये क्या हुए? इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है? अलग अलग जगह से थी वो एक जगह पे आ गए। ठीक है, तो देखो मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन जो अपीयर होता है आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होता है। ये एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है बेटा। अभी तक के हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स जिसमें प्लेसेंटा होता है बेटा, रिली सिंपल है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, ये वाला पार्ट आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ के आए हो? यदि एनसीईआरटी पढ़ी होंगी तो समझेगा, नहीं पढ़ी होंगी तो नहीं समझेगा। मुझे ही आप लोगों के साथ एनसीईआरटी शेयर करना पड़ेगा। इसमें समझने वाला पार्ट बेटा नहीं है, इसमें याद करने वाला पार्ट है। ठीक है, यदि कोई सोच रहे होंगे कि नहीं ये समझ नहीं रहा है क्या चीज है, तो फिर इस गलत फहमी में नहीं रहो। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी शेयर करता हूं, जस्ट वेट। ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट है जहां पे हम अभी देख रहे हैं। तो देखो बेटा एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या दिया है? दो एग्जांपल्स दिए हैं। दिख रहा है ये दो एग्जांपल्स, पेज नंबर 133। एनसीईआरटी होंगी तो ओपन करके रखेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो बीक का साइज है, ये डार्विन फिंच है। जब एचएमएस बेगल शिप से वो वॉयलेज ऑफ डिस्कवरी के लिए जब पहुंचे, कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड पे, तो उन्होंने देखे कि इनमें से किसी बीक का जो साइज और शेप है कुछ छोटा था, किसी का बड़ा था। तो इसका रीजन क्या था? कि कुछ सीड खा रहे थे, बट कुछ अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जाने की वजह से उनका फीडिंग हैबिट बदल गया। फीडिंग हैबिट चेंज हुआ तो उनका
ये जो साइज है, इनका जो शेप है, ये सब क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसे हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन समझा है क्या बेटा? क्या होता है? एडाप्टेशन बाय डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा वाला? इसके नीचे में जो दिया हुआ है ये वाला, जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मॉर्सुपियल्स है। मॉर्सुपियल्स में से एक एनिमल थे जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया में जब रहते थे तो ये अलग अलग हैबिट में चले गए। जैसे कि कोई साउथ में चला गया, कोई ईस्ट में चला गया, कोई वेस्ट में चला गया, कोई नॉर्थ में चला गया, कोई उनके बीच में चला गया, ऐसे अलग अलग। मतलब ये ऐसे छोटी सी जगह नहीं है बेटा, ये कंप्लीट, जैसे कि हमारा ये नागपुर है ना, तो नागपुर से आप इधर अलग अलग, कोई कैलिफोर्निया जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई नीदरलैंड जा रहा है, ऐसे अलग अलग जा रहा है ना। तो ये नागपुर से, मतलब नागपुर तो इंडिया में है, तो ये अलग अलग कंट्रीज में चले गए। उसकी वजह से क्या हुए, अलग अलग जगह पे उनका हैबिटेट बदल गया, तो उसकी वजह से उनका एडाप्टेशन चेंज हुआ। तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो मार्सुपियल्स है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, जिसको हम मार्सुपियल रेडिएशंस कहते हैं। तो वो इधर गया तो क्या बना, टेस्मेनियल वोल्फ, इधर गया तो टाइगर कैट, इधर गया तो क्या है, शुगर ग्लाइडर, इधर गया तो मार्सुपियल मोल्स, कोआला, बैंडिकॉट, वोम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रेड, बेंडेड एंटीटर, ये सब क्या है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। उन्हीं से ये इवॉल्व होके कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। एक और एग्जांपल दिया, ये एडाप्टिव रेडिएशन हुआ बेटा। एडाप्टेशन मतलब उन्होंने डिफरेंट हैबिटेट में रहने के बाद अपने आप को कैसे एडाप्ट किए, समझ गए। इसके बाद ये वाला एक पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एक प्लेसेंटल मैमल्स और एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो इसमें से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेसेंटल मैमल्स कौन से हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कौन से। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारे जो एग्जांपल्स थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, वो सारे के सारे क्या थे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और इधर सारे के सारे जो है ये क्या है, प्लेसेंटल मैमल्स। तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम में आपको ये पिक्चर दिखाई देंगी। अब पूछा जाएगा, कोई भी पिक्चर्स दिखा सकते हैं। तो इसमें देखो एक कॉमन टर्म जो है याद करने वाला क्या है वो समझ लो। कॉमन टर्म जो हम याद कर रहे हैं इसमें वो चीज रहेगी, क्या चीज, देखो आप जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स है, इसकी पूंछ जो है किधर आ रही है, कौन सा साइड में है, इसकी टेल किधर है, लेफ्ट में दिखाई दे रही है। सभी की है या इसमें कुछ एक्सेप्शन है? कौन सा एक्सेप्शन है बताओ। नहीं बेटा, अच्छे से देखो नंदिनी। वेरी गुड नीनत, गुड रियली। देखो इसमें इसका भी टेल जो है, इसका ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये और ये, इतने इसके जो टेल है सभी के लेफ्ट में है। बट एंटीटर जो है इसमें सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, जिसका टेल पीछे से जाके राइट साइड में आ रहा है। तो एग्जाम में आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि ये प्लेसेंटल मैमल्स है या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जितने भी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं सभी के आप टेल देखोगे, ठीक है, तो इसमें कॉमन आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर जो है उसकी टेल जो किधर आ रही है, राइट साइड में आ रही है। ये ट्रिक है बेटा, मैं याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं। तो इसमें देखो एक नेम्बर्ट जो इसमें एक्सेप्शन आएगा और फ्लाइंग फैलेंजर जो इसमें एक्सेप्शन आएगा, बाकी सभी की देखो टेल जो है ऐसी इधर जा रही है। और एक मार्सुपियल माउस, तो देखो तीन जो है, अब वैसे भी इसको हम लेफ्ट में ही कह सकते हैं बट ऐसा घूम के सामने आ गया है तो इसको हम काउंट नहीं भी करें, तो एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो याद रख सकते हो आप। तो ये पिक्चर दिखाया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि इतने सारे नाम हम याद नहीं रह सकते ना, पिक्चर से आपको याद रखना है। चलो नेम से भी हम याद कर सकते हैं। देखो जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स है सबके नेम सिंगल है, लेकिन जितने भी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है सबके नंबर नेम जो है डबल है। दिख रहा है?
बट इसमें भी नेम के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन है। देखो फ्लाइंग स्क्वायरर प्लेसेंटल मैमल है बट डबल नेम है। नेम्बोड एंटीटर जो होता है इसका सिंगल नेम है बट ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। ये दो एक्सेप्शन आएगा इसमें। हो गया याद बेटा? ये ट्रिक है बेटा याद करने की, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, नहीं तो दूसरा तरीका बेस्ट यही है, सबके नाम याद कर लो। हो गया याद बैठे बैठे? अब किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। कौन सा पार्ट मैंने समझाया? मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये थ्योरी भी समझा दिया मैंने, और एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीना बेटा आपको डाउट आ रहा था, क्लियर हो गया? ओके आगे अभी नेक्स्ट। अब हम देखेंगे क्या चीज, अब हम देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। कौन सा पार्ट? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। तो अभी आपको ये वाला पार्ट तो समझ गया है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी मैंने समझा दिया हूं। एक हमें इवोल्यूशन जो है नेचुरल सिलेक्शन वाला भी देखना है बेटा, ठीक है? एक काम करते हैं, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, इंडस्ट्रियल मैलेलिज्म वाला देख ले क्या पहले? एक मिनट, वन बाय वन चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। मैं देख रहा था कि आपको स्लाइड से समझाऊं या राइटिंग में। पहले एक काम करते हैं, राइटिंग से ही समझ लेते हैं, फिर स्लाइड पे आएंगे, थोड़ा इजी हो जाता है समझना। तो सबसे पहले तो हम लोग पैलेंटोलॉजी क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है? क्या चीज? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। क्या चीज? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स का स्टडी करना जो है क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। ओके, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। क्या चीज? इसमें क्वेश्चन ये है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, मतलब रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्सटिंक्ट नाउ। रिमेन्स ऑफ क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑर्गेनिज्म that are extinct now, ये क्या कहलाएगा? फॉसिल्स। बट जनरली ये हमें कहां देखने को मिलेंगे? फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक। एक्सटिंक्ट तो हो गए बट ये फाउंड हो रहे हैं कहां, किस तरह से? सेडिमेंटरी रॉक में होता है इस तरह से। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमको फॉसिल्स का एज जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। फॉसिल समझेगा पहले तो ये बताओ बेटा। यार ये तो बहुत कॉमन टर्म है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई पर्सन जिसे नहीं मालूम, आप पूछ सकते हो फॉसिल्स क्या है। हैंड रेस करो बेटा, चैट बहुत सारी आ गई है। यदि नहीं मालूम होगा तो हैंड रेस करना है, यदि मालूम है तो नो नीड टू रेज योर हैंड। ओके ओके, नहीं हुआ हैंड रेस, गुड, मीन्स आप जानते हो फॉसिल्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें फॉसिल्स का स्टडी करना है, तो हम फॉसिल्स का स्टडी कैसे करेंगे? तो फॉसिल्स के स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? कुछ मेथड्स होती है
जिससे हम फॉसिल्स का स्टडी, ये फॉसिल्स का पहले तो एज कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट एज। लास्ट टाइम आर्यन जो है बहुत बार क्वेश्चन किया मुझसे कि सर ये हम पढ़ेंगे क्या, फॉसिल्स का हम एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब वो टाइम आ गया बेटा, अब हम देखेंगे क्या चीज, हाउ टू कैलकुलेट एज ऑफ फॉसिल्स। बेटा मैं इसमें एज कैलकुलेट करने का तरीका नहीं समझाऊंगा, किस तरह से कौन कौन से टर्म्स हैं, मतलब जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही समझाऊंगा, एक्स्ट्रा चाहिए तो बाद में मिलिए मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है बेटा रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक्स। फर्स्ट जो तरीका है जिससे हम फॉसिल्स का एज हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें आता है क्या चीज, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक। और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक से सिर्फ और सिर्फ बेटा हम लोग ओनली 1 लाख ईयर ओल्ड फॉसिल्स को ही हम फाइंड कर सकते हैं और उसका एज देख सकते हैं, ओनली 1 लाख ओल्ड। एल समझ जाएगा ना क्या है, क्या लिखू। नेक्स्ट आता है, हाँ लिमिट होती है बेटा, एक होता है पोटेशियम ऑर्गन टेक्निक, ठीक है, और एक होता है यूरेनियम लेड टेक्निक। क्या क्या चीज, पोटेशियम ऑर्गन टेक्निक और एक जिसे कहते हैं यूरेनियम लेड टेक्निक। तो पोटेशियम ऑर्गन टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा 5000 तक के जा सकते हैं, बट मिलियंस में हमको जाना है। तो यूरेनियम लेड टेक्निक जो है जिसकी हेल्प से हम लोग फॉसिल्स का एज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलो, तो अब टाइम आ गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने का, जो आप लोगों को मैंने स्टेट बोर्ड से पढ़ के आने के लिए कहा था। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हो क्या, स्टेट बोर्ड का बुक सामने है आप लोगों के पास, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। रैली के पास नहीं है, अरे कोई बात नहीं बेटा, रैली टेंशन ना लो, मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर करूंगा, आपका वैसे भी सीबीएसई बोर्ड है, आपको वही फोकस करना है, थोड़ा सा हम इसमें एक्स्ट्रा जाएंगे बस, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। पेज नंबर बताओ बेटा मेरे पास, निकालने दो, बोर्ड का बुक किधर है मेरे पास, जस्ट वेट, बोर्ड का बुक इधर है, पेज नंबर बोलो बेटा, पीडीएफ है अपने पास अवेलेबल, रैली में पीडीएफ शेयर करूंगा, डोंट वरी टेंशन ना लो। कितना है पेज नंबर, 110, देखता हूँ 110 पे आ रहा है मेरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अरे वाह यार, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, आ गया, यही है ना, जूम कर दो, ये आपके बोर्ड का बुक है बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल 2 पेज में आ रहा है ये। तो देखो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, इसमें सबसे पहले टेबल में जो दिया है एरा, फिर पीरियड, फिर टाइम, फिर इपोक, फिर प्लांट का लाइफ कैसे आया है और एनिमल का लाइफ कैसे आया, बहुत अच्छा दिया बेटा। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, बहुत अपडेट करके बहुत अच्छे से समझाया, और इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है वो मैं आपको शेयर करूंगा याद करने के लिए। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले एरा, कितने एरा आ रहा है, एक सीनोजोइक है, दूसरा मीजोजोइक है, इसके बाद
पैलियोजोइक है, प्रोटेरोजोइक है, आर्केजोइक है और आजोइक है। तो हम चालू करते बेटा यहां से, जब कोई भी लाइफ नहीं थी, आजोइक में किसी भी टाइप का लाइफ नहीं था। फिर धीरे धीरे लाइफ आया। तो हम ऊपर से नीचे नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर भी कोई फॉसिल्स का रिकॉर्ड आज तक हमें नहीं मिला। आर्कियोजोइक में लाइफ तो आया है, बट लाइफ होने के बाद कोई फॉसिल्स नहीं बना। सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म वायरस बैक्टीरिया एल्गी का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे कोई लाइफ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। फिर आया है क्या चीज, प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक में ये प्लांट के लिए है और ये एनिमल के लिए बेटा, तो ये अलग अलग यहाँ पे समझाया है। तो प्रोटेरोजोइक जो होता है, तो ये देखो ये कब की बात हो रही है बेटा, 4.6 बिलियन ईयर एगो। और मिलियन में हम देखेंगे तो 4600 मिलियन ईयर एगो। इतने टाइम की बात है जब आजोइक एरा होता था, ठीक है। अब पहले हमें एरा क्या होता है ये समझना पड़ेगा, तब जाके हमें बाकी चीजें समझ में आएंगी। एरा, पीरियड, इपोक, ठीक है। क्या क्या चीज, एरा, पीरियड, इपोक। तो देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब अर्थ के इवोल्यूशन के लिए हमारे साइंस ने उसका स्टडी करने के लिए एक टेबल, एक टाइम स्केल बनाया, जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, जिसको जनरली डिवाइड किया है 4 एरा में। किसमें डिवाइड किया है, 4 एरा में। एरा जो होता है ये लार्जेस्ट यूनिट होता है। जैसे हम देखते हैं ना, किंगडम, डिवीजन, स्पीसीज, ऑर्डर, ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं। तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी हो गई और स्पीसीज लोएस्ट हो गया। तो ऐसे एरा जो है इसको लार्जेस्ट यूनिट कहा है। फिर एरा को उसकी छोटे कैटेगरी, सब कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसे पीरियड्स कहते हैं। और उसके बाद फिर उससे भी जो छोटा कैटेगरी आता है जिसे इपोक कहते हैं। क्या आता है, इपोक। इपोक जो होता है ये एक यूनिट है। कैसा यूनिट है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या लिख दिया मैंने, यूनिट लिख दिया डायरेक्टली। इपोक जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो एरा में हमने क्या देखे, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। उसके पहले का नहीं समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो एरा को सिक्वेंसली याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता ऐसे है कि हमें वो सारी चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है। हमें वो सारी चीजें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। आर्कियोजोइक तो एक अलग बात हो गई है ना, आजोइक, आर्कियोजोइक, इधर तो कोई लाइफ नहीं। तो हम ज्यादातर जो स्टडी करते हैं यहाँ से करते हैं, क्योंकि इधर लाइफ ओरिजिन हो रहा था और केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। यहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, तो लाइफ कहाँ से आई, यहाँ से आई है। तो हम जो पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, उसके बाद मीजोजोइक और फिर लास्ट में आता है सीनोजोइक। भूल गए क्या, ये देखो लास्ट में, पीछे क्यों नहीं जा रहा, हाँ, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो ये क्या हो गया, एरा। एरा को डिवाइड किया पीरियड में, पीरियड को डिवाइड किया इपोक में। और ये टाइम है, टाइम तो कब का है उसको तो देखना ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए एक ट्रिक है बेटा याद करने के लिए, सीक्वेंस में याद होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक ऐसा आएगा कि प्लीज पे माय चेक। क्या कहा मैंने, प्लीज पे माय चेक। प्लीज पे माय चेक। स्पेलिंग ऐसे आएगा ना चेक का, हेलो। तो प्लीज पे माय, क्या कह रहा है, प्लीज पे माय। प्लीज मीन्स प्री कैम्ब्रियन हो गया, माय में मीजोजोइक और सी में सीनोजोइक हो गया। तो अगला पी जो है वो क्या आएगा, पैलियोजोइक। ये जो है ये क्या हो गया, मीजोजोइक। और ये सीनोजोइक। बेटा बोर्ड में ऐसा कैसा बनाने के लिए आता है, या बीच में से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नीट में भी आता है, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए।
ओके, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। और इसके बाद हम पीरियड्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग पीरियड का स्टडी करेंगे। तो पीरियड में क्या क्या आ रहा है, स्लाइड से एक बार देख लेते पहले तो। दिख रहा है क्या, जूम करूं? देखो पीरियड वाला कौन सा पार्ट, ये वाला। तो पीरियड कहां से चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है पैलियोजोइक से, मतलब प्रोटेरोजोइक में इसको कोई पीरियड में डिवाइड नहीं किया है, मतलब शुरू के 3 को कोई भी पीरियड में डिवाइड नहीं किया, डिवाइड हुआ है पैलियोजोइक से। अब पैलियोजोइक में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। कौन कौन सा आ रहा है, कैम्ब्रियन, ऑर्डो विसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। देखिए बेटा, याद कर लो, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, ये पैलियोजोइक में आते सारे। इसके बाद क्या आएगा बताओ, कौन सा वाला अपना मीजोजोइक। मीजोजोइक में 3 आते हैं, क्या क्या, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जुरासिक मूवी देखिए ना, जुरासिक वर्ल्ड, वो मीजोजोइक एरा का एक पीरियड है बेटा, जहां पे डायनासोर्स की बात की गई है। तो डायनासोर हमें जुरासिक वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। तो जुरासिक पीरियड है जो कि मीजोजोइक एरा में आता है। फिर क्रिटेशियस, ये तीनों भी मीजोजोइक में आता है। फिर बचा कौन सा हमारा, सीनोजोइक। तो सीनोजोइक एरा में 2 पीरियड आते हैं, एक टर्सरी आता है और एक क्वाटरनरी आता है। टर्सरी और क्वाटरनरी। तो ये कब की बात है, 54 मिलियन ईयर एगो से ये रिसेंट तक के आज के टाइम की बात है। फिर इसके लिए कुछ इपोक आते हैं, इपोक भी याद करना पड़ेगा हमें। तो इपोक सिर्फ और सिर्फ सीनोजोइक एरा का ही सब डिवीजन है, सब कैटेगरी है। सिर्फ सीनोजोइक में ही इपोक को डिवाइड किया है, और इसमें भी टर्सरी में सारे आएंगे, क्वाटरनरी में सिर्फ 2 आते हैं। तो क्या है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, जिसे हम रिसेंट कहते हैं। अब इसे याद कैसे करोगे, यदि आप 2 से 3 बार पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए होंगे तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार में नाम याद होता है, दूसरे बार में काम याद होता है। तो यदि आप अभी यहाँ पे सिर्फ नाम याद कर रहे होंगे तो आप सिर्फ नाम याद करके रह जाओगे आज की मेरी इस क्लास में, और जो पढ़ के आया होगा उसको इसका हर चीज याद हो जाएगी। तो पीरियड का हम ट्रिक देख लेते हैं बेटा, ठीक है। कम ओवर सम डे, क्या देख रहे हैं हम लोग, पीरियड का हम ट्रिक देख रहे हैं। तो ट्रिक ऐसी आएगी, कम ओवर सम डे टू क्लब पार्टी, टू क्लब पार्टी, तब्बू एंड जूही चावला, तब्बू एंड, अब यार मुझे जूही चावला का नाम अच्छा लगा तो मैं जूही चावला ले रहा हूं, आप किसी और का ले सकते, जूही चावला ऐसे लिखेंगे ना, चावला फिर डब्लू आएगा, आई थिंक डब्लू आना चाहिए। तब्बू एंड जूही चावला आर टिमिड, क्या हो गया, आर टिमिड एंड क्वाइट। टिमिड है और कैसा है, क्वाइट। चलो शुरुआत करते हैं। यदि आप उस नेम को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको याद नहीं हुआ होगा, सी से अभी आपको यही नहीं मालूम होता है क्या आता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सी से कैम्ब्रियन पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, ओ से ऑर्डोविशियन बताया था, यही था या नहीं था, कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन,
ऑर्डोविसियन सियन, क्या लिख दिया मैंने, ऑर्डोविसियन। सम से सिलुरियन बताया था मैंने, डे से डेवोनियन आएगा, आएगा या नहीं आएगा? हेलो, फिर अगेन एक और सी आ रहा है जिसको कार्बोनीफेरस कहेंगे। अब देखो दो सी आ गए, अब आपको याद रखना है पहले कैम्ब्रियन आता है बाद में कार्बोनीफेरस आता है, ठीक है। क्लब, पार्टी, पार्टी मीन्स परमियन, पार्टी आ रहा ना आगे, तो पार्टी में क्या हो जाएगा, परमियन। फिर तब्बू एंड जूही चावला, बताओ तब्बू जूही चावला, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्या था, क्रिटेशियस, याद आ रहा है? क्या आएगा, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। अब स्पेलिंग देख लेना बेटा क्या आएगा। आगे टिमिड एंड क्विड, बेटा एक सेकेंड रुकना। ओके बेटा समझ में आ गया, चलो स्टार्ट करें। कहां पहुंचे हम लोग, पार्टी, तब्बू एंड जूही चावला, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, आखिरी के दो रह गए, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो टिमिड का टी और क्वाइट का क्वाटरनरी, याद रहेगा? हेलो, क्लास में है सभी, याद हो गया एक लाइन से? ये टर्सरी हो गया और उसके बाद क्वाटरनरी आ गया। तो ये बेटा ट्रिक है जिसकी हेल्प से एक बार में आप सारे के सारे क्या चीज, एग्जाम्पल्स आसानी से याद रख सकते हो। इसमें अब इपोक का ट्रिक भी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर ले, याद कर लो बेटा, क्लास में याद हो जाना चाहिए। क्या कहा है, कम ओवर समडे टू क्लब पार्टी, तब्बू एंड जूही चावला आर टिमिड एंड क्वाइट, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्सरियन, क्वाटरनरी। हो गया याद? हेलो, याद हो गया? अब मुझे ईमानदारी से बताना कितने लोगों को ये टेबल पढ़ने के बाद, देखने के बाद डर लगा था? हैंड रेज कर दो बेटा, कितने लोग डर गए थे? आपने तो सोचे होंगे इसे मैं छोड़ दूंगा, ऐसे कितने लोगों को लगा था कि हम छोड़ देंगे इसे? अभी कैसा लग रहा है बताओ, आसान है? इतना बड़ा टेबल को लर्न करना है तो विद इन मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स आपको ये कंप्लीट एंटायर टेबल और इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे। मजा आ रहा है ना? ट्रिक से इजी हो गया लर्न करना। तो देखो बायोलॉजी में जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है वहां पर आप ऐसे ट्रिक्स बनाइए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। अब कुछ जगह मैंने आप लोगों को ट्रिक शेयर किया हूं, कुछ जगह नहीं किया। अब ये ट्रिक मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर ये लर्न करवा दो, मैं करवा देता हूं। तो इसलिए मैं अपने तरफ से आपको ये वाला टेबल लर्न करवा दे रहा हूं, बट कुछ मेहनत आपको भी करनी है बेटा। एक आइडिया दिया मैंने पढ़ने का, आगे बढ़े अभी। इसके बाद देखो एक और यहाँ पे दिया हुआ है इपोक, ये ना, तो देखो इसके लिए ट्रिक कैसे बनेगा, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी,
क्या है, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, हो गया याद। लेकिन उसके लिए बेटा नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत में आपके लिए नेम जो है वो टफ लगेंगे, लेकिन आप जब 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो ये नेम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत आसानी से आप ये सारे के सारे नेम जो है आप समझ पाओगे, याद कर पाओगे। बट इसके लिए देखो आपका आज का टास्क ये रहेगा कि इसको आप लोगों को अगेन एंड अगेन लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, समझे। और ये टेबल बनाना है, और ये आज का आपका असाइनमेंट रहेगा। और ये जो आपका आज का जो असाइनमेंट है वो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट ये जो टेबल है, ये टेबल का असाइनमेंट है, मुझे 4 कॉपी इस असाइनमेंट की चाहिए। कितना? 4 कॉपी विथ ट्रिक, ऐसा टेबल बना होना चाहिए। इधर का भी मैं लर्न करवा दे रहा हूँ, बट ये 3 तो भी उसमें आने चाहिए। और इस 3 में से सारे के सारे नहीं, लेकिन जितना मैं आज क्लास में समझाऊंगा उतना तो भी होना चाहिए जो आपको याद हो जाए। ओके, करोगे? करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। इस बार की पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स ने कुछ पूछे क्या आप लोगों से? मीटिंग होने के बाद आप लोग थे क्या मीटिंग में? नहीं थे। अब देखो मैं सोच रहा था कि सारा कुछ आप लोगों की एक एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। टाइम भी याद करना है बेटा नीनद। मैं सोच रहा था कि गूगल क्लासरूम का सारा कुछ जो है आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को दिखा देता हूं कि कितने स्टूडेंट ने सबमिट नहीं किए। बट इस बार आप लोगों को माफ कर दिया, छोड़ दिया। आपके पेरेंट्स को सिर्फ मैंने ये ऐसा दिखा दिया हूं कि असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, और आपके पेरेंट्स भी चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम बेटा एक एक स्टूडेंट का एक एक रिपोर्ट में वहां पे खोल खोल के दिखाऊंगा कि देखो आपके बच्चे ने ये किया है, आपके बच्चे ने ये नहीं किया है, ऐसा करके। आप लोग थे क्या उस टाइम पे? नहीं थे। सारी रिपोर्ट है मेरे पास, आप चाहो तो एक बार आपको भी रिपोर्ट दिखा सकता हूं कि आपकी रिपोर्ट कैसे है मेरे पास। क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अभी आजकल अपना परफॉर्मेंस जो है वो एकदम से नील कर दिए है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि अभी बीच बीच में आप लोगों का किसी भी टाइप का परफॉर्मेंस जो है मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? देखो मैं आप लोगों की बैच का यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो रिपोर्ट जो है मैं हर टाइम देखता हूँ। ये देखो हमारा ये क्लास वर्क है। क्लास वर्क में टेस्ट पेपर एनालिसिस, जेनेटिक्स की प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वेरिएशन, ठीक है। जेनेटिक्स के क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया है, एनवायरमेंट, और ये डेट वाइज है बेटा, मेरे पास डेट वाइज रहता है। ऐसे मैंने आपके पेरेंट्स को शेयर किया हूँ। ये देखो, ये शेयर करने के बाद अब आप लोग थे तो अच्छी बात है, नहीं थे तो देखो ये ग्रेड जो है आपका ग्रेड, ये देखो एक लिस्ट मेरे पास आ गई। अब तक कितने असाइनमेंट मैंने लिए हैं, दिख रहा है? मेरे को एक एक खोल के देखना नहीं पड़ता। ये देखो यहाँ पे सारी चीजें ये कंप्लीट, यहाँ पे आपको जितना भी डीपीपी या टेस्ट या असाइनमेंट का टास्क दिया हूं, यहां से लेके इधर तक के का ये सारा डेटा जो है ये मेरे पास अवेलेबल है, एक एक स्टूडेंट का। यदि आप आज मुझसे बोलोगे कि डीपीपी 11 जो हुआ था वो दिखाओ, तो डीपीपी 11 पे मैं आज क्लिक करूंगा, सारा डेटा मुझे दिख जाएगा। डीपीपी 10 पे क्लिक करूंगा, सारा डेटा दिख जाएगा। 12 पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ऐसा ही नहीं, ये स्टूडेंट के नेम वाइज दिखता है। ये देखो डीपीपी 11 पे 37 स्टूडेंट जिनका यहाँ पे मुझे अटैचमेंट मिला, ये देखो आज भी सेव है मेरे पास, दिख रहा है? ये सारा, ये जिन लोगों का मिसिंग है आज भी मिसिंग है, तो मैं एक एक के नाम वहां पे गिना सकता था पेरेंट्स को, बट इस बार नहीं किया मैंने। ऐसा नहीं किया तो आगे आपको याद रखना है, ठीक। अब ये तो हो गया ऐसा, लेकिन मैं यदि इंटायर कंप्लीट देखना चाहता हूँ कि अब तक के डीपीपी में कितने स्टूडेंट आए, तो इधर साइड स्टूडेंट के नेम भी आते हैं मेरे पास। इधर गया, क्या क्लिक हो गया? ये देखो इधर साइड स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक के, एक एक स्टूडेंट के कितने डीपीपी कब आए कब नहीं आए सारे देख सकता हूँ, दिख रहे हैं ये सारी चीज। अब ये रिसेंट वाले में मैंने किसी का भी डेडलाइन नहीं डाला, तो किसी के भी अपडेट नहीं आया मेरे पास। ये देखो दिख रहा है ये। आप लोगों ने अपडेट देना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब आप बस नीट का पेपर दे दो, आप लोगों को सीधा सॉल्व हो जाएगा। ये देखो पेपर एनालिसिस नहीं मिला मुझे, ये असाइनमेंट जो था इन्वायरमेंटल इशू का नहीं मिला है, बायोडाइवर्सिटी नहीं मिला है।
ऐसा क्यों कर रहे हो? ये देखो टेस्ट पेपर एनालिसिस जेनेटिक्स का सिर्फ 3 स्टूडेंट है जो किए, और ये 3 स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन इनका पक्का है। ये देख लो बेटा, समझे? जो करेगा रियल में उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद ये है हमारा 11 स्टूडेंट है जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे यहाँ पे अपना सबमिशन दिए हैं। आदित्य भोगे, चैताली भोयर, आर्या, गणेश, हर्षिता, ये वो स्टूडेंट है बेटा जो लास्ट मोमेंट पर भी गिव अप नहीं कर रहे। बट कई लोग ऐसे जिन्होंने गिव अप कर दिया है अभी, बट ये लोग सिलेक्शन के पास में जा रहे हैं। ओके, ये जेनेटिक्स में 7 स्टूडेंट है। इन्वायरमेंटल इशू में थोड़े से ज्यादा है, 22 है जिनका सबमिशन मुझे मिला है। कुछ लोग क्या सिर्फ टर्न इन कर देते, बाकी कुछ नहीं करते। ये देखो, ये यहाँ पे आपका रिपोर्ट आया है, तो मैं आपके पेरेंट्स को सिर्फ ये रिपोर्ट दिखाऊंगा। आप बोलते सर टेलीग्राम पे भेजेगा, नहीं बेटा, टेलीग्राम से क्या होगा। ये रिपोर्ट मैंने बोला था कि आप टेस्ट देने के बाद आपके जो भी स्कोर आएंगे वो उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करो, चाहे कम आए या फिर ज्यादा आए, एटलीस्ट आपने अटेंड किए वो दिखना चाहिए। समझे? ये एक स्क्रीनशॉट है, ये किसका है अभी नाम भूल गया मैं। तो ये ग्रेड आया बेटा 126/200 में से, ठीक है, ऊपर साइड नाम आ रहा है यहाँ पर, समझ गए? तो ये जो भी है आपको ये परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अब यदि मैं यही वर्क यदि मैं देखना चाहूं एक एक स्टूडेंट का, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे देखता हूं, वलिया क्लास में है क्या बेटा? वलिया टेक्स्ट करो, नोटिफिकेशन आया नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप पूछो मुझसे, हर चीज का मिलता है। ये देखो वलिया जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक है, दिखाई दे रही है, ये पता नहीं क्या होने वाला, भगवान ही भला करे इसका। समझ गए? कई लोगों ने तो मान लिए कि हमसे ना होने वाला, हम गलत जगह आ गए। ये देखो ये चैताली बोयर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बेटा, वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखे हो, हर इसमें आपका परफॉर्मेंस मिला। ये देखो चैताली हो गया, आदित्य है, गणेश है, ठीक है। देखो गणेश का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है, देखो हर चीज, 1-2 मिस हुए उसके बाकी सारे आए हुए। देखो एक्सक्यूज नहीं दो मुझे कि नेटवर्क एरर है या कुछ है, ठीक है। ये रेली बेटा आपका पता नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, ये देखो कितने सारे मिसिंग है, क्यों बेटा रेली? ये देखो लाइन से मिसिंग है आपका, क्यों कर रहे हो ऐसा? बेटा अपने को पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, सिलेक्शन लाना है। एक एक का रिपोर्ट मेरे पास है। ये तारेस का देख लो, अभी तारेस का ये यहाँ पे अटैचमेंट आया है, ये अटैचमेंट आया है, इसके ये वाला अटैचमेंट आया ही नहीं है, ठीक है। ये अटैचमेंट है, ये भी है, हर चीज है। बहुत बढ़िया बेटा, आप भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपका परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिख रहा। तो यदि आपको ये लग रहा होगा कि नहीं अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन करके दिखाओ। तारेस बेटा कुछ जगह पे आपके कंप्लीट नहीं हुए, आपने शायद मुझे टेलीग्राम पे शेयर किए, वो याद है मुझे, लेकिन हर चीज कंप्लीट नहीं है। नोटिफिकेशन बेटा आप मुझसे पूछो, नोटिफिकेशन आता है गूगल पे, ईमेल आता है आपको जीमेल पे, नोटिफिकेशन नहीं आता, जीमेल पे आपको मिलता है। और नहीं भी मिलता ना तो हर क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि बेटा ये आपका असाइनमेंट है। जैसे आज मैंने असाइनमेंट दे दिया, तो जब भी मैं जो असाइनमेंट देता हूं मैं क्लास में अनाउंस कर देता हूं कि आज आपका असाइनमेंट है। अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो मुझसे पूछो, नहीं आया तो आपके ऐप को अपडेट करो, आपके नेटवर्क कनेक्शन को सही करो। आज का क्या असाइनमेंट है आपका? आज का आपका असाइनमेंट क्या है जल्दी बताओ। और नहीं तो हर मेरे को इस तरह से क्या चीज मेंशन करना पड़ेगा हर पीडीएफ में, बहुत बड़े से लेटर में। ये ऐसा लिखना पड़ेगा फिर मुझे, है ना। मैं वैसे लिंक शेयर भी करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं, कुछ कुछ इसमें नहीं भी करता हूं तो आपको मैं क्लास में देता हूं वर्क। नोटिफिकेशन को क्लिक करते तो डायरेक्ट असाइनमेंट खुलता ही है, अच्छी बात है बेटा। अब आप देख लो, यदि आपका यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा ना, तो ये जैसे मेरे इसमें आपकी रिपोर्ट दिख रही ना,
ऐसे ही आप अपना गूगल क्लासरूम ओपन करना, वहां पे एक्टिविटी वाला मोड आता, वहां पे जाना, वहां पे आपके सारे एक शुरू से लेकर लास्ट तक के सारा कुछ दिख जाएगा, आपने कौन सा कंप्लीट किया कौन सा नहीं। और जहां पे मिसिंग दिख रहा है ना उसको अपडेट कर लेना, क्योंकि मैं आगे आने वाली पेरेंट्स मीटिंग में एक एक पेरेंट्स के साथ बैठूंगा और एक एक पेरेंट्स को एक एक बच्चे का एक एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं मैं। और फिर उसके बाद पेरेंट्स का रिएक्शन आपके पीछे क्या रहने वाला ये मैं नहीं जानता। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वो रिएक्शन अच्छा रहेगा, यदि परफॉर्मेंस आपका नहीं दिखा तो वो रिएक्शन अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। और मैं एक एक पेरेंट्स को ये भी कहने वाला हूं कि पेरेंट्स आप लोग भी आपके फोन में ये चेक करें अपने बच्चे का रिस्पॉन्स, ऐसा भी कहने वाला हूं। अब कई लोग तो सोचते हैं अरे सर क्या है, हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, कुछ ध्यान नहीं देने वाले, टेंशन ना लो, हमको कोई डर नहीं लगता। तो बेटा ये उन लोगों के लिए फिर मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, बट कोई तो भी देख रहा है आपको, जिससे भी आपकी सांसें चल रही वो आपको देख रहा है। और जिस दिन आपकी लाइफ का हिसाब होगा तो वो हिसाब रखेगा, और जब वो हिसाब रखेगा ना तब बारी आएगी आपकी, और फिर आपको क्या देना है आपके हिस्से में वो डिसाइड करेगा। फिर आपके हिस्से में आपकी लाइफ आपका कैरियर में क्या देना है वो उसके हाथ में, फिर आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हर दिन अपने हाथ का जो वर्क है वो कंप्लीट करते जाओ। ये मत सोचो कि मेरे बाजू वाला रिस्पांस तो दे रहा है सर को, मेरे बाजू वाला जो है वो सर को परफॉर्मेंस तो दे रहा है, तो बाजू वाला ही आगे जाएगा, क्योंकि उसका हिसाब किताब फिर वो करेगा। और जब वो करेगा तो वो देखेगा कि किसने कब क्या किया है और क्या नहीं किया है। फिर वहां पे ये मत सोचो कि मैंने आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक किया या नहीं किया, मैंने आपको कॉल किया या नहीं किया, या आपको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, या आपसे पूछा नहीं मैंने, ऐसा मत सोचो। आप सिर्फ अपने हिस्से का काम करो। समझ गए बेटा? तो अभी भी आपके पास चांस है। मैंने ये जितने भी अभी रिसेंट असाइनमेंट आए हैं उसका डेडलाइन मैंने आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट नहीं किया है, कोई भी ड्यू डेट यहाँ पे पोस्ट नहीं की है। कौन कौन से वर्क है बेटा जिसका ड्यू डेट नहीं मिला है? टेस्ट पेपर एनालिसिस जेनेटिक्स के क्वेश्चन का ये नहीं आया मेरे पास। ये सभी की मैं डेडलाइन आज ही पोस्ट करने वाला हूं, और सभी का डेडलाइन मंडे दोपहर में 3 बजे तक के का रहेगा। चलो थोड़ा बढ़ा देता हूं, मंडे इवनिंग तक के का दे रहा हूं, मतलब आज का टाइम है आपके पास, कल का टाइम है। जेनेटिक्स वाला, इनहेरिटेंस वाला, जेनेटिक्स के क्वेश्चन, अभी एनवायरमेंटल इशू पे तो डीपीपी दिया था मैंने, जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस दिया था। यदि किसी का प्रॉब्लम आया कि जेनेटिक वेरिएशन वाला जो पेपर था, तो ये पेपर भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हूं बेटा, इसको सॉल्व करो और सबमिट करो। बायोडायवर्सिटी, ये 3-4 इसका ड्यू डेट नहीं है, इधर है ड्यू डेट, बट ये देखो ड्यू डेट दिख रहा है, बट ये देखो यहाँ से बायोडायवर्सिटी के बाद से अभी तक के का ड्यू डेट नहीं है, बट ये सारे इसके ड्यू डेट आज लग जाएगी यहाँ पर। समझे? फिर क्या करोगे आप? ओके, करना कुछ नहीं पड़ेगा मेरे को, बस यहाँ पे क्लिक करना है और सबके ड्यू डेट सेट करना है मुझे। ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो। इपोक समझ लेते हैं जल्दी से, आगे ट्रिक देख लेते हैं। क्या ट्रिक बताया था मैंने इपोक का? इपोक का ट्रिक था पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज हनी। हो गया? बताओ क्या आएगा? सबसे पहले तो पैलियोसीन आएगा, पुट का पी है, इसे कहेंगे पैलियोसीन। ई से क्या आता है? इयोसीन। ओ से क्या आता है? ओलिगोसीन। एम से क्या आएगा? मियोसिन, लियोसिन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर एक पी ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो देखो सबसे बड़ा स्पेलिंग सबसे पहले आएगा पैलियोसिन। ठीक है? या फिर देखो प्लीज अ प्लेट, प्लीज है ना, तो प्लीज और पैलियो और प्ली, प्ली प्ली एक साथ आएंगे बेटा, प्लिस्टोसिन और प्लीज प्लियोसिन एक साथ आता है, ऐसा याद रख सकते हो। और उसमें भी जिसका स्पेलिंग छोटा वो पहले आएगा और जिसका बड़ा वो बाद में आएगा। मीन सबसे पहले क्या आएगा? प्लियोसिन, और दूसरा प्लीज है तो प्लिस्टोसिन।
क्या हो गया प्लीज का प्लिस्टोसिन और हनी का होलोसिन। हो गया याद ये वाला, ये वाला याद हो गया। आज टोटल ट्रिकी लेक्चर है बेटा आप लोगों का, ठीक है, टोटल ट्रिकी लेक्चर है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम में इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, वो है प्लांट्स को लेकर के, मतलब कौन से प्लांट कौन से पीरियड में आए हुए हैं या एरा में आए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कब आएगा, फर्स्ट सीड वाले प्लांट कब आएंगे, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म कब आएगा, फर्स्ट मोनोकॉट कब आएगा, फर्स्ट डाइकॉट कब आएगा, ऐसा भी तो रहता है। देख लेते प्लांट का लाइफ थोड़ा सा। देखो बेटा प्लांट की लाइफ हम देखेंगे, देखो प्लांट में पहले तो कोई फॉसिल्स नहीं मिला है, फिर इसके बाद देखो दोनों भी जगह पहले तो एक्वेटिक एनिमल थे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी आए, फिर रेनिया टाइप प्लांट आए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। रेनिया लाइक प्लांट कब आए, कैम्ब्रियन के पैलियोजोइक में आया। फिर सबसे पहले सीडलेस वेस्कुलर लैंड प्लांट जो देखने को मिले वो ओर्डोविशियन में पैलियोजोइक में आया है। उसके बाद फिर डोमिनेंट हुआ, फर्न वगैरह आए, फिर सबसे पहले फर्स्ट जिम्नोस्पर्म जो है डेवोनियन में पैलियोजोइक में देखने को मिला है। हो गया। इसके बाद फिर कोनिफर्स की बात होती है, मॉसेस की बात होती है, ठीक है। फिर और ऊपर आते हैं तो जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट हुआ, फिर एंजियोस्पर्म सबसे पहले देखने को मिले, फिर जिम्नोस्पर्म डिक्लाइन हुआ, फिर मोनोकॉट डाइकॉट। तो इस तरह से लास्ट में ये प्लांट का जो लाइफ है, तो इस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसको मैं एक सिंपल एक ट्रिक के हेल्प से आपको समझाऊंगा। जितना बता रहा हूं उतना भी आपने याद रख लिए तो भी चलेगा बेटा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उतना भी जरूरी है, उतना ही याद करो जो जरूरी है। तो देखो एक ट्रिक है जिसमें एक पर्सन है जिसका नाम है शाहिद। तो शाहिद जो है डिड क्रेजी, क्या हो गया, शाहिद डिड क्रेजी थिंग्स एट पार्टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, शाहिद जो है पार्टी में उसको कुछ तो भी अच्छा थिंग्स यदि आया, तो अब शाहिद एस एस मीन्स क्या हो गया, सिलूरियन। डी मीन्स क्या हो जाएगा, सिर्फ नाम देखना में, डेवोनियन। सी मीन्स क्या हो जाएगा बताओ, क्रिटेशियस। टी मीन्स क्या हो जाएगा बताओ, टर्सरी। और पी मीन्स क्या हो जाएगा बताओ, पार्टी मतलब प्लांट, ये प्लांट के लिए आ जाएगा। ओके। तो अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं सिलूरियन पे टेरिडोफाइटा है बेटा। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स जो आए हैं वो कब आए, सिलूरियन पे आए। अब ये देखो टेरिडोफाइट्स जो है, ये मिक्सअप हो गया, थोड़ा दूर करना पड़ेगा इसको। डेवोनियन की हम बात करते हैं, तो डेवोनियन में टेरिडोफाइटा के बाद कौन आता है, फर्स्ट सीड वाले प्लांट आएंगे। आएंगे आज यार मेरा मार्कर ना अच्छे से नहीं चल रहा है। फर्स्ट सीड जो प्लांट है, फर्स्ट सीड वाले प्लांट कैसे कहते हैं, प्लांट किंगडम हुआ है ना आप लोगों का,
जिम्नोस्पर्म सीड बोल रहा हूं मैं, नेकेड सीड की बात नहीं किया या कोटेड सीड की बात नहीं किया। अब सबसे पहले एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी सबसे पहले जो आया वो आया डाइकॉट, क्रिटेशियस में, यहां पे फर्स्ट डाइकॉट एंजियोस्पर्म। और टर्सरी में कौन सा आएगा बताओ? फर्स्ट मोनोकॉट, वो भी ग्रासेस। मोनोकॉट सबसे ज्यादा इवॉल्व प्लांट है, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया प्लांट्स को लेकर के, याद रहेगा। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो ट्रिक पूछा जाता है एज को लेकर के, जैसे कि एज ऑफ रेप्टाइल, या फिर क्या कह सकते हैं एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबियन, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगेन एक और ट्रिक देख लेते हैं। क्या चीज? ट्रिक्स फॉर किस चीज की है? ट्रिक्स ऑफ एज। एज में एक लॉजिक, एक ट्रिक दे रहा हूं, चार्ली टोल्ड दीपक। ट्रिक क्या है? चार्ली जो है टोल्ड दीपक फिनिश्ड सीए, सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्क हो सकता है, उसको फिनिश करो ऐसा बोल रहा है वो। अब फिनिश करने के बाद ज्वाइन करो डोमिनेज, ठीक है, ज्वाइन डोमिनेज। मतलब चार्ली ने दीपक को बोला कि आप चार्टेड अकाउंटेंट का जो काम करते हो उसको छोड़ दो या कंप्लीट कर लो, और फिर ज्वाइन करो डोमिनोज में एज अ एमआर, मींस मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, एज अ एमआर। चलो देखिए अब क्या है। सी मीन्स होता है कैम्ब्रियन, सी का मीनिंग क्या हो जाएगा? कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन जो है किस चीज का एज कहलाता है याद है? एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। सबसे पहले जो एनिमल्स आए थे पानी में रहने वाले, उसे ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। तो एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स किसे कहते हैं? ये कैम्ब्रियन जो है ये कौन सा एज होता है? तो एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स जो है वो कौन सा हो जाएगा? कैम्ब्रियन। फिर आता है डेवोनियन, दीपक डेवोनियन। तो डेवोनियन जो है ये किसकी एज कहलाती है? तो डेवोनियन जो होता है बेटा एज ऑफ फिश, फिनिश लिखा है ना वहां पर। तो डेवोनियन जो है ये जो है एज ऑफ फिश कहलाएगा। अब ये सीए वाला जो है मैं इधर लिख दे रहा हूं, ओके, जगह नहीं है ना वहां पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए, सी फॉर व्हाट? कार्बोनिफेरस, ए फॉर एम्फीबियन। तो सी जो है कार्बोनिफेरस, जो क्या है एज ऑफ एम्फीबियन। बोर तो नहीं हो रहा बेटा? हेलो, ज्वाइन में जुरासिक आता है, और जुरासिक तो आप जानते ही हो किसका एज है? वेरी गुड, डी डायनासोर, जुरासिक। एज ऑफ डायनो, डायनासोर्स। एमआर मीजोजोइक एरा,
एज ऑफ रेप्टाइल्स, कौन सा कलर यूज करूं यहाँ पर, पिंक कलर ले लेते हैं, मीजोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल। बेटा इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, ये जितना भी एज पढ़ा दिया ना मैंने इतना याद कर लो, और ये याद क्या ऐसे याद हो गया आपको, मेहनत तो कुछ करने नहीं पड़ेगा आपको इवोल्यूशन में, तो बस थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना है, समझ गए। तो ये एज को लेके जितना भी ट्रिक्स बन सकता है ये मैंने आपको शेयर किया अभी। इसमें एक और चीज आता है ना, अब देखो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऐसी थोड़ी बनेगा, उसको पहले एमबीए कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तभी तो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो क्या होगा, कंप्लीटेड एमबीए, कंप्लीटेड एमबीए, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए एमबीए करना पड़ेगा ना भैया, तभी तो मार्केटिंग में जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट हर चीज उसको सीखना पड़ेगा। तो जो सिनोजोइक एरा जो होता है वो एज कहलाता है मैमल्स का, बर्ड्स का और एंजियोस्पर्म का। क्या चीज, सिनोजोइक एरा जो है ये एज है, किसकी एज है बेटा बताइए, मैमल्स, बर्ड, एंजियोस्पर्म। मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। कंप्लीट सफिशिएंट बेटा इतना, थैंक यू। अरे खत्म नहीं हुआ अभी, ये सुनने के लिए थैंक यू बोल रहा हूं। हो गया क्लियर, इतना समझा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले लैंड पे लाइफ कब आया है, पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से थे जो लैंड पे आए हैं, फिर रेप्टाइल्स में जो है जैसे मैमल्स का एंसेस्टर कौन है, बर्ड का एंसेस्टर कौन है, डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। और ये सारी चीजें जो है आपको एक ही जगह नहीं मिलेगी, जब आपका एनसीईआरटी पढ़ के हो गया होगा ना, ये देखो आपको यहां पर भी नहीं मिलेगा, जब आप और आगे जाएंगे, ठीक है, आप जब और आगे जाओगे तो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को छोड़ दो, ये वाला नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। ये देखो ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का कुछ पार्ट जो है मैंने थोड़ा सा लिया है, नहीं वो भी नहीं लिया कुछ भी, मैंने अभी जो पार्ट लिया हूं आपको ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ये पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, ब्रीफ अकाउंट इवोल्यूशन। इसमें देखो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये वाला पार्ट समझा दिया मैंने, ठीक है। अभी देखो रेनियर टाइप प्लांट कब आए थे ये हमने देखे, दिख रहा है, ये क्वाटरनरी, टर्सरी, डेवोनियन, सिल्यूरियन, सिनोजोइक, पैलियोजोइक ये हमने देखे। ये यहाँ का थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी मिलेगी आपको। फिर देखो डायनासोर का एंसेस्टर कौन था, ये अभी जो कह रहा था मैं, तो ये आपको पढ़ना है बेटा, ये वाला सारा पढ़ के आना बेटा, ये किस पीरियड में, किस एज में, कौन से टाइम पे कौन दिखा, और इसके बाद इसका जब इवोल्व हुआ, टर्टर्स जो है किसके इवोल्यूशन से आया है, ऐसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो लिजार्ड का एंसेस्टर कौन सा है, टर्टर का एंसेस्टर कौन है, ये सेरोप्सिड, सिनेप्सिड कहाँ है, सिनेप्सिड या थिकोडोंट का एंसेस्टर कौन सा है, या सोरोप्सिड किस किस पार्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये सारी चीजें, ये जितना भी दिख रहा है ना ये सब पढ़ना है आपको। तो थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको आज यहाँ का पढ़ाया हूँ, ये इतना पार्ट, सारी चीजें नहीं हुई है उसमें, जब कंप्लीट, जब तक इवोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते। इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐसी है जो मुझे आप लोगों को बीच बीच में समझाने की है, बट वो बीच बीच में मैं समझाऊंगा तो उसको उसी टाइम पे समझाऊंगा जब जरूरी रहेगा। अभी मैं कहीं पर भी उठा के कहीं पे भी समझा दिया ना तो आपका ब्रेन टोटल हैंग हो जाएगा, कुछ नहीं समझेगा फिर। आई होप आपको समझाऊंगा, समझा के थोड़ा सा। ये देखो डार्विन का, ये देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन ये पढ़े हैं, इसमें जो रैली कह रही थी वो पढ़ाऊंगा बेटा, थोड़ा वेट करो उसके लिए। यहाँ पे एचएमएस बेगल शिप वाला एग्जांपल दिया हुआ है, तो एचएमएस बेगल शिप हमने ये यहाँ से इवोल्यूशन की जो थ्योरी है यहाँ से हमने लिए, डार्विन फिंचेस वाला ये। तो एक मलय आर्पिगो आइलैंड जो है, इसको मैं जब नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और ये वाला पार्ट अगेन रिपीट करूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने डार्विन फिंच का तो बता दिए लेकिन आपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं बताया, ये मलय आर्पिगो पे जो वालेक था उसका कंट्रीब्यूशन नहीं बताया। तो बेटा ये हम आगे बढ़ने वाले हैं, जब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे,
सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। अब देखो मैं जानता हूं कि ये इवोल्यूशन है, पढ़ते पढ़ते पूरा ब्रेन हैंग हो जाता है। 5 मिनट अभी और है, बट यहाँ पे आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज यू कैन लीव, बिकॉज आज मैंने बहुत सारे वर्क दिया हूं आप लोगों को जो कंप्लीट करना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जितना मैंने ट्रिक दिया हूं इसको लिखो, याद करो और असाइनमेंट में पोस्ट करो। गॉट इट? ओके, एंड करें फिर आज का क्लास। किसी के कुछ भी क्वेश्चन है बेटा यू कैन आस्क मी। हाँ, नोट्स तो मैं शेयर करूंगा बेटा, बट आपको क्लासरूम ऐप पर भेजना है। हाँ बेटा, क्लासरूम ऐप पर भेजना है आपको, असाइनमेंट जनरेट हो जाएगा। और अभी तक के जितने भी पेंडिंग असाइनमेंट है सारे कंप्लीट करो आप लोग। बहुत सारे असाइनमेंट पेंडिंग है आपके, कंप्लीट करो बेटा जितने भी असाइनमेंट है सारे, क्योंकि उसका ड्यू डेट मैं आज पोस्ट कर रहा हूं। वर्क का क्या समझाना बेटा, होमवर्क का ये है कि पहले तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ये आपको 4 बार प्रैक्टिस करके मुझे पोस्ट करना है। जितने भी आपके पेंडिंग असाइनमेंट्स है आप चेक करो, आपके इसमें कहीं मिसिंग तो नहीं दिख रहा है या पेंडिंग तो नहीं दिख रहा। जितने भी पेंडिंग असाइनमेंट है ये पोस्ट करना है। मंडे में आप लोगों को 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूं। ये 1 और ये 2। नंबर 3, जितना भी मैंने ट्रिक आपको शेयर किया हूं इसको भी आपको असाइनमेंट में पोस्ट करना है। तो आज आपको सिर्फ एक लिंक अपडेट आएगा जिसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखा रहेगा, बस जो आपको पोस्ट करनी है। आपकी राइटिंग में पोस्ट करना है बेटा, वो नहीं कि आप एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड का फोटो लोगे और भेज दोगे मुझे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? हेलो, ट्रिक भी बेटा आपको यही पोस्ट करना ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ही पार्ट है। या एक काम करता हूं मैं, ट्रिक का एक अलग से लिंक बना देता हूं और जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अलग बना देता हूं, ये बेटर रहेगा। ओके, चलो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बार बार पोस्ट करने को कह रहा हूं, मेरा भी जो गूगल ड्राइव है ना, जितना स्पेस है वो टोटल फुल होते जा रहा है। और आज भी डेटा आपका सेव करके रखा हूं मैंने, ऐसा नहीं कि डिलीट कर दिया। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे बेटा।